नीट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक से डरते हैं, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीदिंग को समझा था, लेकिन आज जानेंगे कि हर ब्रीथ को साइंटिस्ट्स मेजर कैसे करते हैं। अगर वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ आ गए तो ग्राफ भी और नीट क्वेश्चंस भी बहुत ईजी लगने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक का हेडिंग बना लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी, या फिर इसे हम लोग पल्मोनरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पल्मो वर्ड जो है वो हमेशा हमारे लंग से रिलेटेड है। पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें ये समझना होगा कि आखिर नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है। तो फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, फाइन। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो एक मिनट में या 60 सेकंड्स में हम कितना सांस ले रहे हैं, मतलब कितने बार हम इंस्पायरेशन और कितने बार हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं। तो जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है दैट इज़ नियरली अराउंड 12 to 16 ब्रीद या 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। इसमें इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन दोनों इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं किस तरह से सांस अंदर ली जा रही है और सांस को बाहर छोड़ा जा रहा है, मतलब इंस्पायरेशन हो रहा है और एक्सपायरेशन हो रहा है, और ये सब नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में जितना टाइम्स हम ब्रीद ले रहे हैं, जितना बार इंस्पायर कर रहे हैं, जितना बार एक्सपायर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ये हमारा ब्रीदिंग रेट है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, उसमें सांस तेज़ चलती है। ऐसा होने का बहुत सारा रीज़न है कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जिनका बॉडी साइज़ छोटा होता है, उनमें ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट होता है। और एक इसका जस्टिफिकेशन ये है कि बच्चों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका बॉडी ग्रोइंग बॉडी है, ठीक है। उनको ज़्यादा एनर्जी का डिमांड है, उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमारे मेटाबॉलिज्म से फास्ट है, इसीलिए बच्चों में जो ब्रीदिंग रेट है वो भी फास्ट होता है, दैट इज़ नियरली अराउंड 44 टाइम्स पर मिनट इन इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि इस ब्रीदिंग रेट को हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं। तो एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग स्पायरोमीटर कहते हैं, उस डिवाइस को हम लोग स्पायरोमीटर कहते हैं। उसमें हम लोग उसको मुंह में लेकर के हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग रेट को मेजर करता है। तो स्पायरोमीटर क्या करता है, इट मेजर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, मेजर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, फाइन। अगर हम लोग नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, जहाँ पे हमारा 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ या जहाँ पे हम 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट लेते हैं, तो अगर इस रेट को कंसिडर करें तो इसमें जो हमारा इंस्पायरेशन है, फाइन, इस इंस्पायरेशन में बेटा 2 सेकंड का टाइम लगता है, इट रिक्वायर्स 2 सेकंड्स, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सपायरेशन की बात करें, expiration, then this expiration it requires 3 seconds। तो अगर हम लोग इसको समअप करते हैं तो हमारे पास 5 सेकंड्स आता है, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो ये हमारे पास 12 आता है। मतलब 1 मिनट में नियरली हम लोग, ठीक है, मोर और लेस 12 से 16 ब्रीथ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 आया है, ठीक है। तो ह्यूमंस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो अगर इसके रेंज की बात करें तो 12 से 16 टाइम एक अडल्ट ह्यूमन इतने बार 1 मिनट में सांस लेता है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और इलेबोरेट करेंगे और ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हमें 4 तरह के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को समझना है, और इसी 4 तरह के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से हम लोग कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को डिराइव करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉलम में हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को समझेंगे। व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी
वॉल्यूम। ठीक है, इसको डिमार्केट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, बीच में जो कॉलम होगा वहाँ पे इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं स्पाइरोग्राम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, फिर लास्ट वाले कॉलम में, मतलब इस वाले कॉलम में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। ठीक है, तो हमने ये कॉलम भी बना लिया है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ का। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ का। फाइन, तो धीरे धीरे हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पाइरोग्राम से। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अभी नॉर्मल कंडीशन में सांस चल रही है, मतलब हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस रिलीज़ कर रहे हैं। नॉर्मली जो हम लोग सांस ले रहे हैं मतलब और सांस को रिलीज़ कर रहे हैं, तो इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस छोड़ना, इसमें जो हवा हम लोग अंदर ले रहे हैं और जो हवा हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। सपोज़ ये अभी नॉर्मली हमारी सांस चल रही है, ये हमने हवा अंदर लिया और ये हमने हवा छोड़ा, ये हमने हवा अंदर लिया और ये हमने हवा बाहर छोड़ा। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को हम कहते हैं कि ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है और ये नियरली 500 ml होता है। लेकिन टाइडल वॉल्यूम को अंदर लेने के बाद और फोर्स लगा करके जो हम हवा अंदर लेते हैं उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसा कि इस एनिमेशन में जब चेस्ट बाहर आ रहा है तो वो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन चेस्ट के इसके बियॉन्ड एक्सपैंड करने पे क्या होगा कि जो टाइडल वॉल्यूम हम लोग अंदर ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा हवा हमारे लंग्स के अंदर जाएगी। तो उस हवा में जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में जा रही है उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरह से पीक कर जाएगा। ठीक है, और उतनी ही हवा फिर बाहर भी लंग से निकलेगी। इसी तरह अभी लंग से टाइडल वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। जब टाइडल वॉल्यूम हमारे लंग से बाहर निकल जाता है उसके बाद जो फोर्सफुली हम एक्सपायर आउट करते हैं, जिस हवा को हम लोग अपने लंग से बाहर निकालते हैं उस हवा को हम लोग कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा, ग्राफ जो है ये टाइडल वॉल्यूम के भी बियॉन्ड नीचे जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जब नॉर्मल सांस चलेगी तो क्या होगा, फिर से टाइडल वॉल्यूम हमारी लंग्स का गेन कर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं और इन्हें हमने यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके इन वॉल्यूम्स के नाम को हम लोग लिख लेते हैं और क्या वॉल्यूम्स वहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं उसके इस मेजर्स को लिख लेते हैं। तो ये वॉल्यूम जो अभी चल रही है इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये हमारे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम है। इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमें समझने में ईजी रहे। दिस वन इज आवर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीवी लिखते हैं और इसका मेजर जो है दिस इज़ नियरली अराउंड 500 ml। टाइडल वॉल्यूम के बाद हमने बात करी है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो ये जो है यहाँ पर इतनी वॉल्यूम जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ भी एक्सटेंड कर देते हैं ताकि फर्दर हमें डिनोशन करने में ईजी हो। दिस वेरी वॉल्यूम इज़ नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब नॉर्मली हमारे लंग्स में हवा लेने के बाद भी जो ज़बरदस्ती फोर्स लगा के हवा हम अपने लंग्स में ले रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं IRV। और इसका जो वैल्यू है दैट इज़ नियरली अराउंड 2500 to 3000 ml। इसी तरह हमने क्या किया है, ज़बरदस्ती लंग से हवा को बाहर भी निकाली है, तो इस वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस वन इज़ आवर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग लिखते हैं ERV और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ नियरली अराउंड 1000 to 1100 ml। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी हमने इन 3 वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम और कंसिडरेशन में हम लोग लेंगे, क्योंकि ह्यूमन लंग्स की एनाटमी ऐसी है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट उनके लंग्स में कुछ हवा भरी रहती है। वो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही ऐसा होता है कि लंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा से कुछ हवा भरी रहती है। उस हवा को हम लोग कभी भी अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर उस हवा को हम लोग अपने लंग से ज़बरदस्ती बाहर निकाल देंगे तो हमारा लंग्स कोलैप्स कर जाएगा और फर्दर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हवा हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, उस हवा को हम लोग कहते हैं कि ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। क्योंकि हम लोग इस हवा को अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इस हवा को हम लोग स्पायरोमीटर या किसी रेस्पायरेशन मेजरिंग डिवाइस में एक्सपायर भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस हवा को हम लोग स्पायरोमीटर में ब्रीद आउट कर ही नहीं सकते हैं, तो इस वॉल्यूम को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ करके जितनी रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स हमने यहाँ पे देखी हैं, इन सब वॉल्यूम्स को हम मेजर कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को निकालने का कैलकुलेशन हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, ना कि डायरेक्ट मेथड से करते हैं, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम को हम कभी भी अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को हम अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो इसका ग्राफ भी प्लॉट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ईजीनेस के लिए, समझाने के लिए फर्दर मैं यहाँ पे इस तरह से डिमार्केशन करके रेसिडुअल वॉल्यूम को दिखा दे रहा हूँ कि ये वॉल्यूम जो है इस ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेड नहीं है, लेकिन ये वॉल्यूम जो है ये हमारे लंग्स के रेसिडुअल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं बेटा कि दिस इज आवर लंग्स रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते तो इसका ग्राफ प्लॉट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं RV, और इसकी वैल्यू है 1100 to 1200 ml। फाइन, तो यहाँ तक हमने रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को सम करेंगे, और सम करने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से अलग अलग रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स का सम अलग अलग रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ बनाता है। इसका मतलब अब हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ की। ठीक है, तो ज़रा इस ग्राफ को अभी यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको एक टाइडल वॉल्यूम दिख रहा है और एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिख रहा है। तो जो टोटल हवा हम लोग अपने लंग्स के अंदर भर सकते हैं, मतलब जो हमारे लंग्स के हवा को अंदर लेने की कैपेसिटी है, वो टाइडल वॉल्यूम है, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। मतलब टाइडल वॉल्यूम वो हवा है जो कि हम लोग नॉर्मली ले सकते हैं, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हवा का वो वॉल्यूम है जो हम लोग ज़बरदस्ती फोर्स लगाने पे अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आ रहा है, चाहे हम फोर्सफुली करें चाहे हम नॉर्मली करें, हमारे लंग्स का कुछ हवा को अंदर लेने का कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लंग्स का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। और इस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को सम अप कर देते हैं। तो जो टाइडल वॉल्यूम है और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे लंग्स का जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और इस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IC भी लिखते हैं। और इसको हमने कैसे निकाला, तो इसको हमने निकाला टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। और टाइडल वॉल्यूम और IRV को अगर हम लोग सम करते हैं तो नियरली इट विल कम अराउंड 3000 to 3500 ml। ठीक है, यहाँ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से रिलेटेड एक कैलकुलेशन और है, उस कैलकुलेशन की बात हम लोग थोड़ी देर बाद में करेंगे। इसी तरह हम लोग नॉर्मली अपने लंग से इतनी हवा को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन जब फोर्स हम लगाएंगे तो हमारे लंग से फर्दर ये हवा भी बाहर निकलेगी। तो हमारे लंग्स की एक कैपेसिटी है कि वो एक मैक्सिमम अमाउंट में हवा को बाहर भी निकाल सकता है। तो इस मैक्सिमम अमाउंट में हवा के बाहर निकालने की कैपेसिटी को हम लोग हमारे लंग्स का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हवा का ये वॉल्यूम है जहाँ पे टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग सम करते हैं, तो इस सम को हम लोग बोलेंगे बेटा कि ये हमारे लंग्स का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, अब इस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हमने कैसे निकाला है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है EC से, और इसको हमने निकाला है कैसे, तो हमने टाइडल वॉल्यूम को सम कर दिया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, और इसका जो सम आया है वो आया है नियरली अराउंड 1500 to 1600 ml। ठीक है, अगेन इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, मतलब यहाँ पे एक कैलकुलेशन और इन्वॉल्व है, इसकी भी बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे।
तो फिर यहाँ पे हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ज़िंदा रहने के लिए हम अपने लंग्स में नॉर्मली कुछ हवा लेते हैं और ज़िंदा रहते वक्त ही हम अपने लंग्स में फ़ोर्स लगा कर के टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड भी हवा ले सकते हैं और ज़िंदा रहते वक्त ही हम अपने लंग्स में टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड हवा निकाल भी सकते हैं। तो ज़िंदा रहते वक्त हम अपने लंग्स में जितनी हवा को ले सकते हैं नॉर्मली एज वेल एज़ फोर्सफुली, और ज़िंदा रहते वक्त में हम अपने लंग से जितनी हवा को बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मली एज वेल एज़ फोर्सफुली, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लंग्स का जो है वाइटल कैपेसिटी है। और वाइटल कैपेसिटी में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम है, मतलब हमारे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ज़िंदा रहते वक्त टाइडल वॉल्यूम चलता है, प्लस ज़िंदा रहते वक्त क्या चल रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी चल सकता है। और ज़िंदा रहते वक्त क्या चल सकता है, तो ज़िंदा रहते वक्त एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी चल सकता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लंग्स का वाइटल कैपेसिटी है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से एरो से डिमार्केट कर देते हैं और यहाँ हम लोग लिखेंगे कि दिस वन इज़ आवर लंग्स वाइटल कैपेसिटी, जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है और ज़िंदा रहते वक्त इतनी हवा को हम लोग अपने लंग्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं VC, और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी का जो टोटल सम आएगा, मतलब इसका जो टोटल वैल्यू आएगा, दैट विल बी नियरली अराउंड 4000 to 4600 ml। तो यहाँ तक हमने 3 रेस्पायरेटरी कैपेसिटी की भी बात की। इसी तरह एक वॉल्यूम यहाँ पे और आ रहा है कि हमारे लंग का टोटल कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी हमारे लंग में क्या है कि हमारे लंग में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हवा पहले से भी भरी रहती है, उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो हमारे लंग्स में नॉर्मली हम जितनी हवा को अपने अंदर ले सकते हैं, फोर्सफुली हम अपनी लंग्स के अंदर जितनी हवा को ले सकते हैं और फोर्सफुली हम अपने लंग से जितनी हवा को बाहर निकाल सकते हैं, प्लस बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लंग्स में जो हवा ठहरी रहती है, रुकी रहती है, इन सब को अगर हम लोग सम कर देंगे तो वो हमारे लंग्स का जो है टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, वो हमारे लंग्स का टोटल लंग कैपेसिटी बनेगा, ठीक है। मतलब इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा, टाइडल वॉल्यूम भी होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा और रेसिडुअल वॉल्यूम भी होगा। इन सब के सम को हम बोलेंगे कि ये हमारे लंग्स का जो है टोटल लंग कैपेसिटी है। सो दिस वॉल्यूम इज़ आवर लंग्स टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं TLC से। और ये जो होता है इसको हमने कैसे निकाला है, इसको हमने IRV को सम कर दिया है TV से, फिर इसको सम कर दिया है ERV से, और फिर इसको सम कर दिया है RV से। तो इसका जो सम आया है वो आया है नियरली अराउंड 5100 to 5800 ml। तो यहाँ तक हमने 1 2 3 4 लंग कैपेसिटी की बात की है। अब एक लास्ट में लंग कैपेसिटी और रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। होता क्या है कि हमारे लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम हवा बाय डिफ़ॉल्ट है। इस हवा को जब हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ सम कर देते हैं तो इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे लंग का फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, और इसको सम कर दिया है रेसिडुअल वॉल्यूम से, ठीक है। तो इस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे लंग का फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। दिस वन इज़ आवर लंग्स फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग FRC से, और इसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, ERV को सम कर दिया है रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ। तो इसकी जो वैल्यू है वो नियरली अराउंड 2100 to 2300 ml आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ को निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस को दिखाया है। अब यहाँ पे इन कैलकुलेशंस में हम थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लाएंगे। ट्विस्ट एंड टर्न यहाँ पे मैं इसलिए बाद में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इन वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का आपको पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे हमने बात की है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, जो कि सम होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है,
इस वॉल्यूम को हम लोग कह रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को निकालने के लिए अगर हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी में से, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम हटा दें, मतलब हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को माइनस कर दें, तो भी हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का एक नया फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी माइनस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। फर्दर हम आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में। हम लोग अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का भी इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर वाइटल कैपेसिटी से, वाइटल कैपेसिटी कौन है हमारा, ये वाला है, इस वाइटल कैपेसिटी से अगर हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल दें, माइनस कर दें, तो बचेगा ये वाला वॉल्यूम, और यही वाला वॉल्यूम तो क्या है, हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग और दे सकते हैं, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी माइनस IRV, ठीक है। इसी तरह जब हम लोग वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे, तो वाइटल कैपेसिटी को निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मूला IRV प्लस TV प्लस ERV, ठीक है। लेकिन वाइटल कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक है, इन तीनों वॉल्यूम्स का सम है। इसका मतलब ये है कि टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को निकाल दें, तो सिर्फ ये वाला वॉल्यूम बचेगा, और इसी वॉल्यूम को हम लोग वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 3 कैपेसिटीज़ का इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करना समझा है। इसी तरह चाहे तो हम लोग इंडिविजुअली इन वॉल्यूम्स को सम कर दें, या फिर पार्ट्स में हम इन वॉल्यूम्स को सम कर दें, ठीक है। तो जो नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है टोटल लंग कैपेसिटी में, और जो फॉर्मूला वहाँ पे आया है वो आया है FRC प्लस IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो FRV क्या है, FRC क्या है, तो FRC है यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और फिर क्या आया है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये वॉल्यूम जो है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ रहा है। इसी तरह एक लास्ट में रह गया है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, इन दोनों वॉल्यूम्स का सम है। तो अगर टोटल लंग कैपेसिटी में से, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी तो हमारा ये है ना, टोटल लंग कैपेसिटी में से हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को माइनस कर दे, तो हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इस टॉपिक से मैच द कॉलम टाइप्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। या फिर इस टॉपिक से डायरेक्ट आपको वॉल्यूम पूछ देगा, किसका वॉल्यूम कितना है। तो जो भी कैलकुलेशंस और जो भी तरीका है इनको निकालने का मैंने बताया है, उन सबको आप लोग याद रखिएगा और अकॉर्डिंगली नीट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। फर्दर यहाँ पे एक बात को हम लोग नोट में लिख रहे हैं। नोट में हमने ये बात लिखना है कि रेसिडुअल वॉल्यूम को तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, साथ के साथ रेसिडुअल वॉल्यूम जिन कैपेसिटीज़ के कैलकुलेशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, उन कैपेसिटीज़ को भी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम जहाँ आए, चाहे वो इंडिविजुअल आए चाहे वो कॉम्बिनेशन में आए, उन वॉल्यूम्स एंड उन कैपेसिटीज़ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो नोट में हमें यही बात को लिखना है कि विथ एक्सेप्शन ऑफ FRC RV, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी, क्योंकि इसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, ऑल अदर lung volumes and capacities can be measured with help of a simple spirometer। एक बार इन सारे वॉल्यूम्स को हम लोग कुछ एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल जो हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। तो ये हमने सांस छोड़ा और ये हमने सांस लिया, ये था हमारा टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पे हमारा चेस्ट जितना एक्सपैंड कर चुका है, इसके बियॉन्ड जब हमारा चेस्ट एक्सपैंड करेगा और हमारे लंग्स में हवा भरेगी, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इसी तरह अब हमारे लंग्स का वॉल्यूम जो है टाइडल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कम हो चुका है, हमारा चेस्ट
बिल्कुल सिकुड़ चुका है। इसके बियॉन्ड जब हमारा चेस्ट सिकुड़ेगा तो हमारे लंग से और ज़्यादा हवा बाहर निकलेगी और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये हमारे लंग्स का नॉर्मल स्टेट है, ठीक है? इससे जितनी हवा को बाहर निकालना था ये पर्सन उसको बाहर निकाल चुका है। फर्दर क्या होगा कि इसमें कुछ हवा भरी रहेगी। तो इस मोमेंट पे हमारे लंग्स में जो हवा भरी है जिसको हम लोग फर्दर अपने लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लंग्स का रेसिडुअल वॉल्यूम है। इस मोमेंट में हमारे लंग्स में जो हवा भरी पड़ी है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लंग का रेसिडुअल वॉल्यूम है। आज हमने रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ का इंट्रोडक्शन और उनका ग्राफ समझा, लेकिन ग्राफ देख ले और उसके हर कर्व, हर वॉल्यूम और हर कैपेसिटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना दोनों अलग बातें हैं। अगले लेक्चर में टीवी, IRV, ERV, RV और सारी कैपेसिटीज़ को स्टेप बाय स्टेप इतनी क्लैरिटी से डिकोड करेंगे कि उन्हें कभी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करिए क्योंकि हर लेक्चर अगले लेक्चर का कॉन्फिडेंस बनाता है। दिस इज बायू जमाने साइनिंग ऑफ।